So good morning to everyone. Today we can start history chapter number 11 part 2. पहले हमने आपको बताया था कि 1857 की क्रांति के मुख्य कारण राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक और सैनिक कारण। आज हम एक्सप्लेन करेंगे व्हाट वाज द इकोनॉमिक कॉजेज ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 की क्रांति के आर्थिक कारण, इकोनॉमिक्स एक्सप्लोइटेशन, कॉलोनियल एक्सप्लोइटेशन। सबको पता है कि जो कॉलोनियल ब्रिटिश में जो औपनिवेशिक शासन था, एक तरह से भारत में संपूर्ण रूप से शोषण करने का ही शासन था। इसमें सबसे ज़्यादा जो शोषण होता है आर्टिशियंस, क्राफ्टमैन, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो सोच मानी जाती है वो सोच उनकी सोच ये थी कि भारत से रॉ मटेरियल्स, कच्चा पदार्थ लिया जाए और इंग्लैंड में भेजा जाए और बनने के बाद जो प्रोडक्ट है वो भारत में बेचा जाए। जिससे सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे जो आर्टिशियन, क्राफ्टमैन, छोटे हैंडीक्राफ्ट फार्मर, किसान थे, उनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हमने जैसे कॉटन है, रॉ मटेरियल तो अपना इंग्लैंड को दे दिया, लेकिन वहाँ से जब कुछ माल खरीदने की बातें आती है तो बना बनाया कपड़ा हमें इंग्लैंड से मिलने लगा, जिसकी कॉस्ट बड़ी हाई होती थी। इससे धीरे धीरे हमारे कंट्री के जो वीवर्स है, बुनकर जो लोग होते थे, उनकी रोजी रोटी खत्म हो गई, उनके लिए प्रॉब्लम हो गई। स्टेगनेशन एंड द डिक्लाइन ऑफ द एग्रीकल्चर, और सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर, जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम लिया जाता था, टैक्स जो सिस्टम था, परमानेंट, परमानेंट सेटलमेंट, इस्तमरारी, रैयतवाड़ी, जो ये सिस्टम थे, इस सिस्टम की वजह से क्या हुआ कि लैंड रेवेन्यू इतना ज़्यादा हाई हो गया और एग्रीकल्चर में डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया। जो सिचुएशन ऑफ द फार्मर थी वो बहुत बुरी हो गई उनकी सिचुएशन। एंड रूइंस ऑफ द ओल्ड जमींदार लाइक कुंवर सिंह, प्रीवियस में हमने आरा के जो राजा थे कुंवर सिंह, उन्होंने भी किस प्रकार विद्रोह में शामिल हुए, बिकॉज कुंवर सिंह वाजा जमींदार, वो एक जमींदार थे। पुराने जमींदारों का भी पतन होता चला गया। इस प्रकार हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था, चैप्टर में हमने आपको बताया था कि उनकी जो बोलियां होती है वो लगनी स्टार्ट हो जाती है, उनके माल को या उनकी प्रोडक्ट को बेच दिया जाता है। बंगाल के अंदर जब दीवानी मिलती है उसके बाद ही जमींदारियां बिकना स्टार्ट हो जाती है। तो एक तरह से इकोनॉमिक कोजिज में ही आप कह सकते हो कि संपूर्णतः रूप में भारतीय अर्थव्यवस्था का जो विनाश किया वो इस औपनिवेशिक काल में, उसका जो रीजन या कारण माना जाता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इसी वजह से ये जो आम लोग होते हैं भारतीय, इनके खिलाफ हो जाते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन कोजिज, करप्शन ऑफ द रूलर एंड द ऑफिशियल, जो उनके रूलर थे, जितने भी गवर्नर जनरल आए, विलियम बेंटिंग, कॉर्नवालिस, ये सभी बड़े करप्शन, सबको अपने पर्सनल पैसा चाहिए था। और उनके जो ऑफिसर थे, नीचे काम करने वाले अधिकारी, वो भी, उन्हें भी रिश्वत चाहिए थी, ब्राइब। अब सबको बिना काम में, फ्री में कुछ होता नहीं था। अब भारत में रहने के लिए भी किसी काम को कराने के लिए पैसा देना पड़ता था, देखिए, और वो भी किसी विदेशी व्यक्ति को। देश में काम कराना है, देश के लोगों के लिए काम कराना, लेकिन काम विदेशी करेगा और पेमेंट उसको जाएगी। नो इंडियन अपॉइंटमेंट इन द हायर पोस्ट, अब कोई जज इंडियन नहीं होता था। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, अगर कोई केस अंग्रेज के खिलाफ है तो यूरोपियन के खिलाफ जज ही होगा, उसमें इंडियन को हाई पोस्ट नहीं दी जाती थी। सेना में भी उन्हें कमांडर जनरल या हायर पोस्ट पे नहीं बनाया जाता था, लोअर कास्ट पे एज ए वर्कर या फोर्थ क्लास वो रखा जाता था। तो कहीं ना कहीं भारतीय लोगों के मन में एक बात ये भी हो गई कि वी आर इक्वल इन द एजुकेशन, ब्लड, क्रीड, एवरीथिंग, हर चीज में हम बराबर है। लेकिन फिर भी ये अंग्रेज, फिर भी ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हमें बराबर का अधिकार नहीं दे पा रही है, जिसकी वजह से ये लोग धीरे धीरे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ हो गए। सैनिक कारण, डिससेटिस्फैक्शन ऑफ द सिपोज, सैनिकों का डिससेटिस्फैक्शन। अब वही चीजें मैं बताने लग रहा था, यूरोपियन को तो बहुत ज्यादा अच्छी सुविधाएं मिलती थी। अगर आप मान लीजिए एक ही समय में एक ही आर्मी, एक ही इन्फेंट्री के अंदर अगर दो लोग काम कर रहे हैं, एक यूरोपियन है, एक अंग्रेज है, एक भारतीय, तो उस भारतीय सैनिक के साथ बड़ा बुरा व्यवहार किया जाता था।
जिससे उसको डिससेटिस्फेक्शन होता था, संतुष्टि नहीं होती थी। नॉमिनल सैलरी, ये वाला देखो नॉमिनल सैलरी, यानी उसको बस नाम मात्र की सैलरी मिलती थी। अगर किसी अंग्रेज अधिकारी को 100 रुपीज पर मंथ मिल रहा है तो भारतीयों को कहा जाता कि 50 रुपये ही मिलते थे, बहुत कम नॉमिनल मिलती थी, यानी उनसे हाफ से भी कम मिलती थी। एंड वर्क ऑलवेज इक्वल, काम तो आप बराबर लेने लग रहे हो, लेकिन जब पैसे देने का नाम आता है या टाइम आता है तब आप उसको सिर्फ हाफ पैसे ही देते हो। दैट वाज नॉट गुड फॉर द सिपाही, ये सिपाहियों के लिए अच्छा नहीं था। अब वो धीरे धीरे अगेंस्ट में होते चले गए। बैड फूड, अच्छा खाना भी नहीं मिलता था। काम तो वो इतना लेने लग रहे हो आप, लेकिन जब बात खाने की आती है तो वो भी आपको 2 टाइम में अच्छा खाना नहीं दे पाते थे। जबकि सेम वर्क के लिए और सेम सिचुएशन के लिए ये लोग अंग्रेजों को बड़ा अच्छा खाना, सब चीज़ें, सुविधाएं देते थे। नो हायर पोस्ट, नो प्रमोशन, सबसे बड़ी समस्या। अगर भारतीय सैनिक सिपाही है तो सिपाही ही रहेगा, वो हवलदार, ऐसे एएसआई एसएचओ जैसे होता है ना, प्रमोशन होते हुए चले जाते हैं, रैंक कभी प्रमोशन नहीं होगा, कोई हायर पोस्ट नहीं मिलेगी। जिस पोस्ट पर आप लगे हो आपको उसी पोस्ट पर रहना पड़ेगा। और लेकिन अंग्रेज अधिकारी हायर लेवल तक, वो तो कर्नल, जनरल, लेफ्टिनेंट गवर्नर तक बन जाते थे, लेकिन भारतीयों को वही सैनिक का सैनिक रखा जाता था, जिससे कहीं ना कहीं उन व्यक्तियों के मन में भी एक असंतोष की भावना आ गई। कंपलसरी फॉरेन सर्विस, ये लोग नो एक्स्ट्रा भत्ता फॉर फॉरेन सर्विस, यानी कोई टीए डीए तो मिलेगा नहीं। आपको जब समय लगा तो भारतीय लोगों को म्यांमार, बर्मा, कनाडा, जापान, चाइना, वहाँ के बैटल में भी आपको भेजा जाएगा, लेकिन आपको कोई एक्स्ट्रा सैलरी पेमेंट नहीं दी जाएगी। काम एक्स्ट्रा कराएंगे, आपको 30-40 मिनट, 2 मिनट या 2 पीरियड्स आपके एक्स्ट्रा लगेंगे, बट आपको कोई सैलरी नहीं दी जाएगी। नाउ दे आर स्टार्टिंग, तभी तो म्यूटिनी करते हैं। बैनिंग ऑफ द रिलीजियस सिंबल्स, ड्रेस कोड बैन कर दिया रिलीजियस, जैसे सिख होता है ना, अपना वो टर्बन लगाना, अपनी जो पर्सनल होती थी वो ड्रेस बंद कर दी। ब्राह्मण भी ऐसी नहीं पहन सकता था, क्षत्रिय भी, वैश्य, शूद्र, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो उनकी रिलीजियस सिंबल्स थे, जो उनके धार्मिक कुछ सिंबल्स जो थे वो बंद कर दिए। अंग्रेजों ने उनको अपनी ड्रेस कोड दी कि आपको यही पहनना होगा। अपॉइंटमेंट ऑफ द क्रिश्चियन मिशनरीज इन द बैरक, और जो उनकी बैरक होती थी, उनकी जो छावनी कैंट होती थी, वहाँ पर एक क्रिश्चियन मिशनरी होता था, ईसाई पादरी होता था, जो उनको ईसाइयों की बात बताता। यानी धीरे धीरे उनको एक तरह से ईसाई बनने के लिए भी प्रेरित किया जाता था। तो ये रीजन माना जाता। इमीडिएट कोज, तत्कालीन कारण, ये सबसे बड़ा जो रीजन माना जाता था 1857 की क्रांति का। इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू इनफील्ड राइफल एंड द कार्टेज, अंग्रेज सरकार कुछ नई इनफील्ड राइफल लाई और उसमें कार्टेज, जो बंदूक की गोलियां थी, नई बंदूकें और नई गोलियां लाई गई। 1857 में देयर वर 36,000 इंग्लिश एंड 2,57,000 इंडियन सोल्जर। देखो मात्र 36,000 अंग्रेज और 2,57,000 भारतीय लोग। हु इज आस्किंग टू भारती राजपूत स्कूल किस लिए गई थी? पर्सनल कर लो, मीटिंग से लेफ्ट आउट करके आराम से आप करो। In 1857, rumors spread that the cartridge of the new infield rifle greased with the fat of the cow and the pig. Objection both the Hindu and the Muslim. वो मैंने तुम्हें yesterday कल बताया भी था कि 1857 में एक रूमर्स फैली, एक अफवाह फैली कि जो ग्रीस कार्टेज है उसमें ऊपर वाली जो कैप होती है उसमें जो चर्बी है गाय की और सूअरों की चर्बी है, जिसको दोनों ही कम्युनिटी को ऑब्जेक्शन था, हिंदू को भी और मुस्लिम को भी। द स्टोरी ऑफ द कार्ट्रेज स्प्रेड लाइक द वाइल्ड फायर थ्रू द आउट ऑफ द कंट्री, और कहते हैं जंगल की आग की तरह ये ग्रीस कार्टेज वाली सारी बातें फैल गई और सब लोगों ने इसके अगेंस्ट में, लोगों को, किसी को लगा धर्म को खत्म कर रहा है, किसी को लगा जात को खत्म कर रहा है, तो हर कोई लोग इसके रीजन के खिलाफ हो गए। दैट वाज द इमीडिएटली कोजिन में माना जाता है। और अब देखिए इस रीजन में जो सबसे ज्यादा घटना घटी,
रिफ्यूज टू यूज, यानी सैनिकों ने इसका यूज करने से रिफ्यूज मना कर दिया। कंप्लीटली टू यूज दे सोड द यूरोपियन ऑफिसर्स एंड व्हेन कंप्लेटेड टू यूज दे सूट द यूरोपियन, और जब उन्होंने कंप्लेंट किया तो उन्होंने कुछ अंग्रेज अधिकारियों को मार दिया था। और उनमें सबसे ज्यादा पहले नाम आता है फर्स्ट, पहला शहीद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का, मंगल पांडे, स्पार्क ऑफ द फर्स्ट भारतीय वार ऑफ इंडिया, यानी जो पहली चिंगारी जो लगाई थी 1857 की क्रांति में, देश में पहली चिंगारी जो भड़काई थी, पहला जो वेपन उठाया था, वो मंगल पांडे को क्रेडिट दिया जाता है। इसलिए आपको पता है काफी बार इतिहास में ये मंगल पांडे हमारे क्यों फेमस माने जाते हैं। मार्च 1857, 29 मार्च 1857, मंगल पांडे। अब देखो इसके बारे में भी आपको पूछा जाए या बताया जाए मंगल पांडे कौन था, कहाँ से आया, क्या कुछ हुआ, तो ये भी आपको बताना है। हु वाज मंगल पांडे, बिलोंगिंग्स टू द विच इन्फेंट्री, किस बैरक से वो आता था, कब उसको फांसी की सजा दी गई थी। 29 मार्च 1857, मंगल पांडे ऑफ द 34th इन्फेंट्री ऑफ बैरकपुर। कोई बता सकता है बैरकपुर कहाँ पर है? एनी आइडिया वेयर इज बैरकपुर? मैप में बहुत बार आता है कि बैरकपुर छावनी। एनी आइडिया, एनीबडी हैव कि बैरकपुर? कोई बात नहीं, आइडिया तो नेटवर्क ही कम दे रहा आजकल। बैरकपुर है बंगाल के अंदर, बंगाल, वेस्ट बंगाल जो पश्चिम बंगाल है, वहाँ पर बैरकपुर है। उसमें 34th इन्फेंट्री बैरकपुर में मंगल पांडे ने अपने सुपरवाइजर एंड द ब्रिटिश कैप्चर्ड, अपने सुपरवाइजर के सामने गोली चलाने से मना कर दिया और वो गोली अपने सुपरवाइजर को ही मार दी। एंड आफ्टर दैट ब्रिटिश कैप्चर्ड देम एंड किल्ड देम, तब अंग्रेज अधिकारियों ने उसको पकड़ा और उसको मार दिया। ये बात था फर्स्ट, जो पहला शहीद होता था वो मंगल पांडे। द रिवोल्ट स्टार्टेड ऑन 10 मई एट द मेरठ एंड लेटर स्प्रेड टू द पार्ट ऑफ द कंट्री। उसके बाद 10 मई 1857 को मेरठ से क्रांति की शुरुआत हो जाती है, और जो बाद में भारत के दूसरे देशों में भी, भारत के दूसरे राज्यों में भी फैलती है। जो मैंने कल बताया था आपको, ये मेरठ से लोग स्टार्ट होके सुबह ही मरली में ये लोग वहाँ पर चले जाते हैं। इमीडिएट कोज एंड द मेन इवेंट्स। अब इसके बाद कौन कौन से मेन इवेंट्स होते हैं, क्या कुछ प्रोग्राम होता है, ये मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया था, बट अगेन वी कैन टेल यू। यूज ऑफ द ग्रीस्ड कार्टेज, चर्बी वाले कारतूस मेन कारण हो गए 1857 की क्रांति का। तत्कालीन कारण हिंदी में आप पूछे, इमीडिएटली रीजन पूछे तो ग्रीस कार्टेज। मेन इवेंट क्या क्या हुए? पहला रिवोल्ट बैरकपुर 29 मार्च 1857, 29 मार्च 1857। आफ्टर दैट रिवोल्ट एट मेरठ 9 मई 1857। ऑक्यूपेशन ऑफ दिल्ली, 10 को करके 11 को सुबह मॉर्निंग में दिल्ली में पहुंच जाते हैं। ये 10 मई है मेरठ के अंदर, 9 वाला शायद रॉन्ग है। 11 को अर्ली मॉर्निंग दिल्ली पहुंच जाते हैं। उसके बाद दिल्ली को जीते थे। बहादुर शाह जफर वाज द मेन लीडर ऑफ दैट, और वो एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। रमजान का महीना चला रहता है, ये चीजें भी ध्यान रखना। रिवोल्ट एट लखनऊ, बाद में लखनऊ, कानपुर, बनारस, इलाहाबाद, बिहार, बरेली, शाहजहाँपुर और अदर पार्ट में ये रिवोल्ट होता स्टार्ट हो जाता है। ये इवेंट्स एक्टिवेट होते हैं, ये कार्य होते हैं कि यहाँ पर रिवोल्ट हुआ, वहाँ पर हुआ, ये घटना घटी, वहाँ पर घटी, ये सारी चीजें होती है। पैटर्न क्या था, किस प्रकार ये विद्रोह स्टार्ट हुआ हमारा? लेट इन द आफ्टरनून ऑफ द 10 मई 1857, दोपहर का समय 10 मई 1857, द स्पोई इन द कंटेनमेंट ऑफ मेरठ ब्रोक आउट ऑफ द म्यूटनी। दोपहर के समय में मेरठ के अंदर कुछ सिपाही जो कंटेनमेंट जोन में रह रहे थे, उन्होंने म्यूटनी, विद्रोह कर दिया। इट बिगेन द लाइन्स एंड द नेटिव इन्फेंट्री स्प्रेड एवरी स्विफ्टली द कैवलरी एंड देन टू द सिटी। धीरे धीरे उन्होंने लाइन से निकलना, नेटिव इन्फेंट्री से निकलना स्टार्ट कर दिया। स्प्रेड वेरी स्विफ्टली, और धीरे धीरे हर जगह फैल गए। द कैवलरी को, सेना को, सबकी जगह फैला दिया, और फिर बाद में पूरे शहर में फैल गए।
द ऑर्डिनरी पीपल ऑफ द टाउन एंड सराउंडिंग विलेज ज्वाइन द स्कॉय। धीरे धीरे साधारण लोगों ने, ऑर्डिनरी पीपल एंड द सराउंडिंग विलेज ज्वाइन द स्कॉय, धीरे धीरे साधारण लोगों ने और आसपास के गांव के लोगों ने भी उन सिपाहियों को ज्वाइन कर लिया। द सिपाही कैप्चर्ड द बैल ऑफ आर्म्स, कल भी मैंने बताया था बैल ऑफ आर्म्स, जहां पर हथियार रखे जाते थे, एम्युनिशन गोला बारूद रखा जाता था, एंड प्रोसीडेड टू अटैक व्हाइट पीपल, और उन्होंने क्या किया, सब गोला बारूद वाले रूम के ऊपर कब्जा करने के बाद व्हाइट पीपल को मारना स्टार्ट कर दिया। बर्न देयर बंगलोज एंड द प्रॉपर्टीज, व्हाइट मीन्स फिरंगी, अंग्रेज लोग, उन लोगों की प्रॉपर्टी को जलाना स्टार्ट कर दिया, उनके बंगलोज को आग लगानी स्टार्ट कर दी, और अंग्रेज अधिकारियों को मारना भी स्टार्ट कर दिया। गवर्नमेंट बिल्डिंग, द रिकॉर्ड ऑफिसर, जेल, कोर्ट, पोस्ट ऑफिस, ट्रेजरी एक्सेट्रा वर डिस्ट्रॉयड, जो सरकारी था सब बर्बाद कर दिया। एंड प्लंडर द टेलीग्राफ लाइन टू दिल्ली वाज कट, जो टेलीग्राफ लाइन उनकी होती थी मेरठ से दिल्ली, उसको कट कर दिया गया। एज अ डार्कनेस डिसेंडेड अ ग्रुप ऑफ द सिपाही मार्च टुवर्ड दिल्ली, अब सारे लोग मिलकर इस खतरे से बचाने के लिए रात को ही चले दिल्ली बहादुर शाह जफर से मिलने। द सिपाही अराउंड एट द गेट्स ऑफ द रेड फोर्ट अर्ली इन द मॉर्निंग ऑन 11 मई को सुबह सुबह लाल किले के गेट पर पहुंच गए। दे प्रोक्लेम बहादुर शाह जफर द मुगल एम्पायर एज देयर रूलर, और उन्होंने घोषणा कर दी, अनाउंसमेंट सॉरी अनाउंसमेंट कर दिया कि भाई बहादुर शाह जफर हमारा नेता होगा। देखो जफर एज वाज 90 प्लस, एज उस बंदे की 90 से ज्यादा थी, तो उसको भी पता था ही कांट फाइट, वो लड़ नहीं सकता था, बट एट दैट टाइम ही कैन गिव देयर नेम टू द सिपाही, उन्होंने आंदोलनकारियों को, विद्रोही लोगों को अपना नेम दिया कि यू कैन फाइट विद द नेम ऑफ मी, कि आप लड़ाई लड़े मेरे नाम से, क्योंकि सभी लोगों को लगता था उस टाइम भी कि बहादुर शाह जफर आज भी भारत का बादशाह है। लोगों के मन में बड़ी कमल 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 कुछ लिखना चाह रहा है हमारा, कमल हैव बीन ज्वाइन द क्लास। कमलकांत बेटे आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है अभी तक, तो प्लीज कॉन्टेक्ट ऑफिस रजिस्ट्रेशन के लिए। When the ordinary peoples began to joining the revolt, the target of attack widens. A major town like धीरे धीरे कहाँ फैला, लखनऊ, कानपुर, बरेली, मनी लैंडर्स एंड द रिच also became the object of rebels war. धीरे धीरे इन साहूकारों और मनी लैंडर्स, जमींदारों को भी इन लोगों ने मारना स्टार्ट कर दिया। Peasants not only saw them as the oppressor, it also allied the British. उन्होंने सिर्फ दुश्मनी नहीं सोचा, उन्होंने ये भी सोचा कि यही वो लोग हैं जो हमेशा अंग्रेजों का साथ देते हैं, इसलिए इन जमींदारों और साहूकारों को भी मारना स्टार्ट कर दिया। इन मोस्ट प्लेसेस देयर हाउस वर लूटेड एंड डिस्ट्रॉयड, बहुत सी जगह पर उनके घर को लूट लिया गया और डिस्ट्रॉय कर दिया गया। द म्यूटनी इन द स्पोर्ट्स रैंक क्विकली बिकेम अ रेबेलियन, ये जो म्यूटनी थी सिपाहियों के अंदर एक विद्रोह था, लेकिन धीरे धीरे एक विद्रोह से एक क्रांति में तब्दील हो गया, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट करने लगे थे। इन द मंथ ऑफ मई एंड जून द ब्रिटिश हैड नो आंसर द एक्शन ऑफ द रेबल, मई और जून में तो अंग्रेजों के समझ में नहीं आया क्या हुआ क्या नहीं, इन भारतीयों ने क्या किया। लॉट्स ऑफ पीपल हैव बीन बी थिंकिंग कि 1857 में आज़ाद हो जाएंगे हम, हो सकता है अंग्रेज भारत छोड़ के चला जाए, कुछ ऐसा हो सकता है। इंडिविजुअली द ब्रिटिश ट्राई टू सेव देयर ओन लाइफ, अब अंग्रेज सिर्फ अपनी और अपनी फैमिली की लाइफ बचा रहा था, उसने रिकैप्चर करने के बारे में अभी सोचना स्टार्ट नहीं किया था। ब्रिटिश रूल एज अ वन ब्रिटिश ऑफिसर नोटेड कोलैप्स लाइक अ हाउस मेड ऑफ द कार्ड्स, अब उनको लग रहा था उनके घर तो ऐसे बर्बाद हो गए जैसे ताश का घर नहीं होता, कार्ड हाउस होता है, कि ताश की पत्ते पर बना हुआ घर है, वो कोलैप्स होने लग रहा है। लोग घरों को आग लगा रहे, जला रहे हैं,
तो फर्स्ट प्राइमरी थिंकिंग उनकी थी टू प्रोटेक्ट देयर ओन हाउस, अपने खुद के घर को बचाना। द रीजन फॉर द सिमिलरिटी इन दिस पैटर्न ऑफ द रिवोल्ट इन डिफरेंट प्लेसेस ले पार्टली इन इट प्लानिंग एंड द कोऑर्डिनेशन। बाद में उन्होंने प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन किया। फर्स्ट ऑफ ऑल दे कैन सर्वाइवल देयर हाउसेज एंड देयर पर्सन, देयर फैमिली, देयर डॉटर, देयर सन। इट वॉज द मेन थिंग्स अबाउट दैम। सबसे पहले उन्हें पता था कि अपने आप को बचाना होगा, तब उसके बाद में कुछ चीज़ें। रूमर्स एंड द प्रोस्पेसिस, ये मैंने कल आपको बताया था, अफवाहें और भविष्यवाणियां कि किस प्रकार के रूमर्स ऑन द प्रोस्पेसिस प्लेड द पार्ट। ये एक्शन में इन भविष्यवाणियों ने भी किया। ग्रीस कार्टेज वाला मैंने तुम्हें बता दिया, पिग्स और काऊ की थी। रिलीजियंस को वो बर्बाद करना चाहते थे वो। और जो कन्वर्ट इंडियन टू द क्रिश्चियंस, भारतीय लोगों को ईसाई बनाने लग रहे थे, ये वाली चीज़ें भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दैट थिंग्स, ये भी हम चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। द रूमर्स अबाउट द ब्रिटिश रूलिंग कमिंग द एंड, ये वाली चीज़ 100 साल के बाद जो 23 जून 1857 को प्लासी की लड़ाई हुई थी, तो उन्हें लगा 1757, ये गलत है, मैंने आपको पहले बताया था। उन्हें लगा कि 1857 में 100 साल के बाद ये अपने आप खत्म हो जाएंगे। द ब्रिटिश पॉलिसी रिफॉर्म द इंडियन सोशल ड्यू सिस्टम, विडो, रीमैरिज, ये कुछ सोशल रिफॉर्म थे जिनसे भी भारतीय को अच्छा नहीं लगा। द एक्टिविटीज ऑफ क्रिश्चियन मिशनरी ऑल्सो क्रिएटेड द डाउट, और जो क्रिश्चियन ईसाई थे उन लोगों ने भी भारतीय लोगों के मन में डाउट क्रिएट किया, जिनसे उनको थोड़ी परेशानियां हुई। अनेक्सेशन ऑफ द प्री टेक्स्ट ऑफ द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, हड़पने की नीति थी उनकी, या सब्सिडरी अलायंस थी, जो बता रहा था ना सैनिक कारणों में, कल तुम्हें बताई मैंने, डॉक्ट्राइन्स ऑफ लैप्स, सब्सिडरी अलायंस, अनेक्सेशंस, एक दूसरे राज्य को अपने राज्य में मिला लेना, लैप्स की नीति कर लेना। ये कुछ नीतियाँ थी अंग्रेजों की जो भी भारतीयों की अच्छी नहीं लगी और उनके खिलाफ हो गए। सब्सिडरी अलायंस, डॉक्ट्राइन्स ऑफ लैप्स तो मैंने तुम्हें बताया, हड़पने की नीति क्या थी। नाउ वी कैन डिस्कस अबाउट द सब्सिडरी अलायंस, सहायक संधि। 4 मार्क्स में आता है सहायक संधि, क्या होती है क्या नहीं। सब्सिडरी अलायंस वाज अ सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड वेल्जली इन 1798। पहली बात, सहायक संधि की शुरुआत लॉर्ड वेल्जली ने 1798 में की। Who entered into the such an alliance with the British had to accept certain terms and conditions। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ ये अलायंस गठबंधन करेगा उसे कुछ नियम और कानून मानने होंगे। वो निम्नलिखित प्रकार से है, यानी वेल्जली ने कुछ नियम और कानून बनाए कि जो अंग्रेजों के साथ अलायंस बनाना चाहता है उनको इन बात को मानना पड़ेगा। क्या? नंबर 1, the British would be responsible for protecting their ally from external and internal threat to their powers। अगर कोई अंग्रेजों के साथ गठबंधन करता है तो अंग्रेज जिम्मेवार हैं, उस राजा को पूरा प्रोटेक्शन दिया जाएगा, एक्सटर्नल और इंटरनल, आंतरिक और बाहरी सुरक्षा दी जाएगी। अगर राजा को किसी प्रकार की समस्या होती है, कोई दूसरा राज्य उस पर हमला करता है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है और उसकी सुरक्षा करेगी। नंबर 2, इन द टेरिटरी ऑफ द लाइन ब्रिटिश आर्म्ड कंटिजेंट वुड बी स्टेशंस, लेकिन उसके राज्य में, राजा के राज्य में ब्रिटिश आर्म, अब ब्रिटिश की आर्मी रहेगी, कंटिजेंट वुड बी स्टेशन, और ब्रिटिश अपनी आर्मी वहां पर रखेंगे। दलाई वुड हैव टू प्रोवाइड द रिसोर्स फॉर मेंटेनिंग हिज कंटिजेंट, और जो आर्मी के लिए जो पैसा दिया जाएगा वो राजा ही देगा। आर्मी अंग्रेजों की, लेकिन उसके लिए जो मेंटेनेंस के लिए जो पैसा होगा वो राजा देगा। दलाई कुड एंटर द इनटू एग्रीमेंट विद देयर रूलर्स और इंगेज इन द वारफेयर ओनली विद द परमिशन ऑफ द ब्रिटिशर। अगर वो राजा, गठबंधन वाला राजा, कभी किसी दूसरे के साथ कोई एग्रीमेंट करना चाहता है और दूसरे राजा के साथ, या लड़ाई करना चाहता है, तो उसके लिए सबसे पहले उस राजा को अंग्रेजों से परमिशन लेनी होगी। यानी अगर राजा किसी दूसरे राजा से कोई एग्रीमेंट करेगा, उससे लड़ाई करेगा
या कुछ भी करेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल ही कैन टेक द परमिशन ऑफ द ब्रिटिशर्स, अंग्रेजों से परमिशन लेनी पड़ेगी। Dalai had to keep residents who had the representative of the Governor General and was not under the direct British rules. इस राजा को अपने राज्य के अंदर एक गवर्नर जनरल रखना होगा जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेशन होगा, यानी कि अधिकारी रखना होगा, एक तरह से गवर्नर जनरल या आप एम्बेसडर मान सकते हो, जैसे राजदूत होते हैं, वो अपने राज्य में रखना होगा जो अंग्रेजों को उसकी सारी रिपोर्ट बताएगा। सब्सिडरी अलायंस। इसके बाद अनेक्सेशन ऑफ अवध, ये बड़ा इंपॉर्टेंस आता है। लॉर्ड डलहौजी, डलहौजी डिस्क्राइब द किंगडम ऑफ अवध अ चेरी, चेरी का जो फ्रूट होता है ना, उसका कहा है अवध के बारे में डलहौजी ने क्या कहा है, अ चेरी दैट विल ड्रॉप इनटू आवर माउथ वन डे, कि अवध एक ऐसा चेरी का फ्रूट है जो मेरे माउथ के अंदर एक दिन जरूर गिरेगा। अवध was formally annexed into the British Empire in 1856 by Lord Dalhousie। अवध को 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने अपने राज्य में मिला लिया। The conquest happened in the stage subsidiary alliance had been imposed in अवध 1801। पहले तो सब्सिडरी अलायंस इम्पोज की गई, सहायक संधि पर साइन करवाए गए 1801 में। उसके बाद by the terms of this alliance नवाब had to disband his military force, नवाब की धीरे धीरे अवध को जीता गया, नवाब की सेना बंद कर दी गई। allow the British to position their troops within the kingdoms, act in the accordance with the advice to British residents, सेना अंग्रेजों की वहां पर हो गई, एक अधिकारी वहां पर हो गया। thus the नवाब became the dependent on British, अब धीरे धीरे अवध का नवाब पूरी तरह से अंग्रेजों पर निर्भर हो गया। द ब्रिटिश वर कीन एक्वायर द अवध एज द सोइल वाज गुड, अब अंग्रेजों की जो निगाहें अवध पर क्यों थी कि अवध की जो जमीन थी वो बड़ी फर्टाइल थी, बड़ी उपजाऊ थी, जहाँ पर इंडिगो और कॉटन, नील और कपास बहुत ज़्यादा हो सकती थी। उन्हें अवध नहीं, एक्चुअली अवध की वो उपजाऊ जमीन चाहिए थी। annexation of Awadh would be complete the territorial annexation the British beginning that Bengal as a century earlier. It was annexed the ground Mela administration that British wrongly assumed that Nawab Wajid Ali Shah was the unpopular ruler। अब उनके ऊपर क्या इल्जाम लगाया कि आप बुरा प्रशासन कर रहे हैं, और जो अवध का नवाब है, नवाब वाजिद अली शाह वाज एन अनपॉपुलर रूलर्स, की वो जनता में इतने ज़्यादा फेमस नहीं है। ऑन द कंट्री ही वाज द वाइडली लव, जबकि हकीकत ये थी पूरा देश अवध उसको बहुत ज़्यादा प्यार करता था, लोग उसकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे। लेकिन अंग्रेजों ने क्या कहा कि द नवाब वाजिद अली शाह वाज एन अनपॉपुलर रूलर, उसको कोई नहीं मानता, इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, लेकिन रियलिटी उसके अगेंस्ट थी। ही वाज द मोस्ट पॉपुलर कैंडिडेट इन अवध। Displacement of Nawab Wajid Ali Shah, नवाब वाजिद अली शाह was displaced into the exiled to the Calcutta, अवध से उसको कलकत्ता भेज दिया गया, बेचारे को जबरदस्ती अवध से कलकत्ता भेज दिया गया। He was admired by the people that his subject followed him all the way to Kanpur singing song at lament, there was the widespread emotional upheaval to the developments, यानी लोग अवध से कानपुर तक उसको छोड़ने आए रोते बिलखते गाने गाते हुए, यानी बहुत सी जनता नवाब वाजिद अली शाह जब अवध से लखनऊ गए तो लोग उन्हें छोड़ने के लिए गए, जैसे श्री राम जी 14 वर्ष के लिए वनवास के लिए जाते तो लोग उन्हें छोड़ने के लिए जाते हैं, इसी तरह लोगों ने नवाब वाजिद अली शाह को छोड़ा। कंटेम्प्रेरी राइटर ऑब्जर्व दैट लाइफ वाज गोन आउट ऑफ द बॉडी, कि शरीर से आत्मा जा चुकी है, अब कुछ भी नहीं बचा है अवध में। वाजिद अली शाह जाने के बाद अवध एक तरह से संपूर्ण रूप से खत्म हो चुका है। दैट वाज द डिप्लेसमेंट ऑफ द नवाब वाजिद अली शाह, कि किस प्रकार इन अंग्रेजों ने वहाँ के एक फेमस व्यक्ति